हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल भाई रैंकियन वालों। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। तो भैया, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भैया रैंकियान। और अपनों ने जैसे एक प्रहार सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, पिछले लेक्चर में अपन ने जे एडवांस लेवल के सारे सारे क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा भाई, मेरे को बहुत मजा आया, ठीक है। और दूसरा, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में, और इलेक्ट्रिक के बारे में अपन क्या करेंगे सर, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो आगे बढ़ने से पहले भाई अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी लिंक हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको टाइम पे मिलते रहे। और जिस चैनल पे आपको फिजिक्स के साथ साथ लाइफ लेसन्स भी सिखाए जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी से भैया उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं यार, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में सर, इलेक्ट्रिक लाइंस के। सर अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है? मैंने बोला कि भाई मेरी बात सुन। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? बिल्कुल सर, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? मैं अगर तेरे से यहाँ पे पूछता कि भैया मेरे को बता दे कि इस जगह पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, तो तू बोलता कि सर इस जगह पे सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस जगह पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अगर ऐसा पूछता कि भैया यहाँ पे बता दे, तू बोलता कि सर यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अगर पूछता कि यहाँ पे मेरे को बता दे, तो तू क्या बोलता, सर यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं अगर तेरे से पूछता कि भाई मेरे को यहाँ पे बता दे, तो तू क्या बोलता कि सर यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं यहाँ पे पूछता तो तू बोलता कि सर यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगी। तो अगर मैं तेरे से ऐसा पूछ, क्या ये आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो, आप इसको भैया पेन पेपर से मेरे को पेपर पे दिखा दो, पेन से पेपर पे बना के दिखा दो कि भैया कैसे होगी, क्या डिजाइन की होगी, क्या क्या ये होगी। बात आ रही है समझ में कि भैया हम कैसे इस ये जो हम बना रहे हैं तामझाम, ये आप हमें पेन पेपर पे बना के दिखा दो, पेन पेपर पे बना के दिखा दो। तो भैया इसी को समझने के लिए हमने एक नया फंडा इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब हमने डिफाइन किया बेसिकली, तो हमने इसको डिफाइन किया लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस कर्व। सर ये इलेक्ट्रिक लाइंस को स्ट्रेट लाइंस कर्व भी हो, आप हमें ऐसा कोई भी कर्व बना के दिखा दो जिस जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या डिफाइन कर सके, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक को बता सके। तो जब हमने क्या किया, मैंने मान लो मैंने यहाँ पे आपको कोई भी एक रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दी कुछ प्रकार से मैंने। यस सर। तो हमने क्या किया, जब हमसे पूछा गया कि भैया मेरे को बता दो कि इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो हमने कहा कि आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आप जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न दे रखा है, आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ। तो पॉइंट पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो जो जिस दिशा में टेंजेंट जाएगा वही दिशा उस पॉइंट क्या हो जाएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो जाएगी। बिल्कुल सर, वही दिशा क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक दिशा हो जाएगी। तो अगर आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस और कर्व द टेंजेंट टू विच द टेंजेंट gives the at any point the direction। बात आ रही है समझ में कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली या तो लाइंस हो सकती है या कर्व्स हो सकती है, जिसपे अपन किस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही हमें किस क्या दे देगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमें दे देगी। इसमें अगर मैं तेरे से दूसरा पॉइंट होगा, वो होगा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्टली
इलेक्ट्रिक एट दैट, कि अगर मैं तेरे से ऐसा बोल, एक मेरे पास जो इलेक्ट्रिक का पैटर्न है वो प्रकार से है ऐसे, और वहीं मेरे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन का पैटर्न है कुछ, मैं अगर तेरे से यहाँ पे पूछूं, गौर से देख, अगर मैं तेरे से यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है ए, और सेम मेरे पास ऐसा ही एक पॉइंट है यहाँ पर इस प्रकार से, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है ए और सेम ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बी, तो मैं अगर तेरे से पूछूं तो बता दे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज्यादा होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ज्यादा होगी। तो भैया हमने ये जो रूल बनाए, सबसे पहली बात, ये कोई नेचर के दी हुए लॉज, ये हमारे हमारे द्वारा बनाए गए लॉज है, अपनी सहूलियत के लिए हमने बनाए हैं। तो उसने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी, कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे देखें, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक डेंस होगी किसी पे, उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक की। तो इसका मतलब अगर मैं तेरे से पूछूं सर बी पॉइंट पे तू देख यार, क्या बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी है क्या वो एज कंपेयर टू ए वो ज्यादा है? यस सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी, electric field line density at A is less than electric field line density at B. Therefore, strength of electric at A less than strength of, बात आ रही है, बात आ गई समझ में? इसी में तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें तीसरा पॉइंट होगा ये नंबर ऑफ लाइंस, मैं पूरा लिख देता हूँ अगर, डायरेक्टली मैग्नेटिक चार्ज, कि अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं अपने पास चार्ज पार्टिकल्स है और अगर अपने अपन को पेयर करना है कि भैया बता दो इन दो बड़ा चार्ज कौन होगा, चार्ज कौन होगा, तो अपन कैसे पता लगाएंगे? अपन इस हमने जब फंडा बनाया तो हमने ये कहा कि जिस चार्ज से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, चार्ज से ज्यादा नंबर ऑफ निकलेंगी, वो क्या होगा, उस चार्ज का मैग्नेट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर। बात आ रही है समझ में? मैं अगर तेरे से यहाँ पे बोलूँ, मान ले कल को मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है इस प्रकार से, यस सर, और मैंने बोल दिया यहाँ पे मेरे पास एक प्लस टू चार्ज है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, और मैंने बोल दिया कि सर इस प्लस क्यू चार्ज से, लेट सपोज इस प्लस क्यू चार्ज से मान लो कि तीन, नहीं मान लो चार लाइंस निकल रही है कुछ प्रकार से, चार लाइंस निकल रही हैं। तो जब मैंने बोला कि ये अगर टू क्यू चार्ज है, जब क्यू चार्ज से चार लाइंस निकल रही हैं, तो इसका मतलब जब हमने ये फंडा बनाया तो हमने देखा कि टू क्यू चार्ज से आठ लाइंस निकलनी चाहिए। वैसे तो बेसिकली अगर देखें तो इनफाइनाइट लाइंस निकलेंगी, लेकिन मैं इनफाइनाइट लाइंस यहाँ पे बना नहीं सकता, तो मैंने बोल दिया लेट्स सपोज कि एक बार इसमें से चार लाइंस निकल रही हैं, तो अगर हमारे पास उसका डबल आ जाए चार्ज, तो उससे कितनी लाइंस निकलनी चाहिए सर? उससे आठ लाइंस निकलनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस प्रकार से, आठ लाइंस निकलनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड चार्ज, वही अगर मैं आपसे कुछ ऐसा बोल, लेट सपोज अगर ऐसा बोलूं, एक आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और एक आपके पास प्लस क्यू डैश चार्ज है, मैं अगर आपसे ऐसा बोल दूं लेट सपोज सर इसमें से मान लीजिए कि तीन लाइंस निकल रही है कुछ चार्ज से,
प्लस क्यू चार्ज से ये मान लीजिए कि 3 लाइंस निकल रही है, तो अगर और मैं बोल दूं कि इसमें से प्लस क्यू डैश में से लेट सपोज 6 लाइंस निकल रही हैं प्रकार से, तो क्या मेरे को एक बात बता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो कि क्यू से निकल रही हैं वो आधी है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो कि डैश से निकल रही हैं वो डबल है किसके, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस किस निकल रही है, निकल रही है। तो हमने तो पढ़ा है सर क्या कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ तो मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अगर मैं रेशियो लूं क्या होगा, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम क्यू, क्या हो जाएगा सर, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा कोई कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट आपस में कट जाएगा, तो इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड ऑफ डैश डिवाइडेड बाय सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम डैश कितनी निकल रही है 6, और ये इससे कितनी निकल रही है सर 3, और ये क्या हो गया सर क्यू डैश डिवाइडेड बाय क्यू, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया सर क्यू डैश बराबर, बात आ रही है समझ में, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको खेलना होता है। अब आगे बढ़ते हैं यार, इसमें चौथा पॉइंट क्या है सर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज चार्ज टर्मिनेट सर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती हैं, ओरिजिनेट होती है, और जो खत्म होती है वो नेगेटिव चार्ज पे होती है। इसका मतलब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, मान लीजिए आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज था, तो आपको पता है कि सर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में चार्ज से, सर यस सर। तो और हमने ये भी देखा था कि अगर अपने पास कोई माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है सर वो रेडियली आउटवर्ड होती है चार्ज से। तो क्या तेरे को यहाँ पे कुछ आ रहा है कि सर इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक लाइन है पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है, जबकि अगर मैं ऐसा बोलूं कि माइनस क्यू चार्ज में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, तो इसका मतलब हमने ये फंडा देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। अब इसी में भाई पांचवा पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं सर, लाइंस सर कोई भी कोई इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं अगर ऐसा बोलूं कि आपके पास मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक लाइंस है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, बिल्कुल सर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है मान लीजिए, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया मैंने यहाँ पर रख दिया एक चार्ज पार्ट कैपिटल, मैं अगर ऐसा बोलूं कि सर अगर मैं इस वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन होगी क्या वो सर इस दिशा में होगी, और अगर मैं इस वाले की वजह से पूछूं तो क्या इस वाले की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक लाइन होगी उसका क्या ये हो, बिल्कुल सर। तो मेरे को एक बात बता, क्या एक पॉइंट पे तेरे को दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है, लेकिन जब भी अब कभी अपन इलेक्ट्रिक लाइन दिखाते हैं और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक है, लेकिन हमने जब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें दो दो टेंजेंट मिल गए, यानी कि दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल गई, तो इसका मतलब सर हमें तो नेट दिखाओ, ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, ये तो किसी तीसरी दिशा में जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये तो कोई तीसरी दिशा में जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो आप तो हमें नेट दिखाओ ना, आप यहाँ पे दो दिशाएं क्यों दिखा रहे हो।
आप तो हमें नेट दिखाओ। तो नेट दिखाने के लिए मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है वो कुछ प्रकार से दिखाना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब सर किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक हो है, लेकिन हम क्या दिखाएंगे, हम उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल जो होगा वो चार्ज पार्टिकल जो होगा उस पे जो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा लगेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो इसका मतलब सर अगर इसका मतलब कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने किया तो उस या दो इलेक्ट्रिक, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल हो, बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। इसी में अगर मैं छठा पॉइंट पूछूं आपसे, मेरे को एक बात बता भाई, एक बात बता, मैं अगर ऐसा बोल दूं, मैंने यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है, बिल्कुल मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, और मेरे को बता कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगेगा, कौन से लगेगा। तो बोलेगा कि सर चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है, अगर आपने उसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो उसके ऊपर लगेगा क्यू इन ई, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, प्रकार से लगेगा लगेगा लगेगा। तो अब मेरे को एक बात बता, क्या ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगा? ऑब्वियस सी बात है सर, आपने इसको रखा है, इस पे जिस डायरेक्शन में लगा तो इसका मतलब सर ये उसी दिशा में भाग रहा है। तो मेरे को एक बात बता, क्या ये जरूरी है तो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक लाइन के पैटर्न को देगा? अगर मैं तेरे से ऐसा बोल दूं कि कल को मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक का पैटर्न है, क्या भाई, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक लाइन का पैटर्न है, मैंने बोल दिया कि भैया मैंने यहाँ पे है कुछ ऐसा बना, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, मैंने बोल दिया और ये ऐसे जा रही है, ठीक है सर। और मैंने बोल दिया कि मान लो कि मैंने किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को, मैं चार्ज पार्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी से अंदर भेज दिया इलेक्ट्रिक, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? बिल्कुल सर। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकता हूँ, सर क्यू, और अगर आप इस पॉइंट पे बात करोगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। मैंने तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अगर अब आपसे पूछूं, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो, तो इस पॉइंट पे लेट सपोज कि इसकी जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ होगी, ये तो सिंपल सी बात है, वी डैश होगी, मैंने मान लिया वी डैश है, ठीक है सर। तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां पे होगी, तो तू बोलेगा कि सर सिंपल सी चीज है, आप इस पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट जब मैंने ड्रॉ किया तो क्या इस पॉइंट पे आएगा ऐसे टेंजेंट, तो इसका मतलब मैं अगर इस पे बोल दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डैश है, लेट्स से कुछ भी है, ठीक है, तो अब मेरे को बता पार्टिकल कौन सी दिशा देगा। तो मेरी एक बात याद रखना, पार्टिकल ऑलवेज दैट पाथ की, वो पार्टिकल हमेशा उस रास्ते को करेगा जहां पे उसकी वेलोसिटी, बात आ रही है समझ में, वहां पे नहीं जिस पे उस पे फोर्स लग रहा है, नहीं, डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी यहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल किसी तीसरे रास्ते पे जाएगा, कुछ प्रकार से जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये कोई जरूरी नहीं कि पार्टिकल ऑलवेज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर कोई आपसे बोले कि भैया इफ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक, स्टेटमेंट गलत। लेकिन अगर वो यहाँ पे ऐसे बोल दे, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रू द चार्ज पार्टिकल मे फॉलो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस दिस, बिल्कुल सर, ठीक है सर, आगे बात करें। और अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं यहाँ पे, सातवां पॉइंट, सर इलेक्ट्रिक लाइंस, सर जो इलेक्ट्रिक वो कभी भी ये कंजर्वेटिव होती है नेचर, बात आ रही है समझ में?
कंजर्वेटिव नेचर है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो जल्दी से तू क्या कर भाई, जल्दी से इन पॉइंट्स को पानी पी ले। ठीक है भाई, आई होप तूने ये लिख लिया होगा। जल्दी से ये छाप ले। ओके, ये भी छाप लिया होगा। अब जल्दी से ये छाप ले। ठीक है, ओके सर। अब जल्दी से ये छाप ले भाई, जल्दी से छाप ले। ठीक है, जल्दी से ये भी छाप ले और ये भी छाप। ठीक है सर, एक पॉइंट ये और नोट कर ले भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इधर देख इधर देख इधर देख। अब आगे बढ़ते हैं भैया, नई चीज पे चर्चा करते हैं अपन। इलेक्ट्रिक, सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, ये किस चिड़िया का नाम है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सबसे पहली बात सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे? पाई से। बात आ रही है समझ? करते हैं सर पाई से। ठीक है, अब ये सर होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैं अगर तेरे से ये पूछूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं तेरे को एक डेफिनेशन के तौर पे बताऊं, इट इज जस्ट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू। क्या किस बेसिकली ये बस एक नंबर होता है, ये बेसिकली एक नंबर होता है कि सर किसी एरिया से नंबर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं या पास कर रही हैं, ये बस उस चीज का एक नंबर बताता है तुम्हें। बात आ रही है समझ में? कि सर अब अगर आपने डेफिनेशन बताई है तो इसको लिख भी देता हूं मैं भाई। काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग, सर किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं, यही हमारा क्या होता है सर? है तो सर अगर ये बताया, सबसे पहले आप ये तो बताइए कि सर ये का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे चलूं तो भैया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हमने लिखा, ये होता है फाई बराबर वेक्टर ए वेक्टर, फाइव बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ये कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसी दे रखी हो, दे रखी हो। यहाँ पे जो ई वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, और जो ए वेक्टर है वो एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर, हमने तो एरिया वेक्टर सुना ही नहीं था। एरिया वेक्टर सर, एरिया तो स्केलर होता है ना भाई, मेरी बात सुन। फिजिक्स में जब भी अपने को जरूरत पड़ती है अपन की क्वांटिटी को एज अ वेक्टर कर लेते हैं। बात आ रही है समझ? जैसे करंट डेंसिटी के बारे में सुना होगा, जे बराबर आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया, वो भी सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल्दो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम करंट डेंसिटी डिफाइन करते थे ना। बिल्कुल सर, वैसे ही हमने यहाँ पे भैया क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक, वैसे ही हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया तो हमें इसको डिफाइन करने के लिए एरिया को वेक्टर मानना पड़ा। तो इसका मतलब हमने यहाँ एरिया को क्या मान के चलेंगे, वेक्टर मान के चलेंगे। ठीक है सर। सर अब इस एरिया वेक्टर की दिशा क्या होगी मैं आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं तेरे से यहाँ पे पूछूं कि सर इसको अगर आगे लिखेंगे, ये होगा सर ए कॉस थीटा। बिल्कुल सर, ई ए कॉस थीटा होगा। सर अगर मैं यहाँ पे ऐसा पूछूं कि अगर आपने डेफिनेशन के हिसाब से चले, इट इज जस्ट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तो सर कॉस थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच होती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने बोला कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू लेट सपोज √3/2 है, तो मैंने बोल दिया कि उससे जो इलेक्ट्रिक से जो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आई वो 18.6 निकल के आई, लेट से 18.6 निकल के आई। तो सर अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले, सर फ्लक्स क्या होना चाहिए? फ्लक्स तो होना चाहिए सर इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो सर ये क्या निकल के आ गया? सर ये तो 18 पॉइंट निकल के आ गया। क्या इसका मतलब ये कि 18 लाइंस पास कर रही है और एक 0.6 लाइन पास कर रही है? इसका क्या मतलब? सेंसलेस बात है, बेसलेस सी बात है ये तो। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब सर अगर मैं ऐसा बोलूं, लाइन या तो पास करेगी या नहीं करेगी, बात तो वही है। लेकिन मैं इसको बोलूं कि मैंने बोल दिया कि लेट सपोज ये जो है वो 5-1 है, ठीक है सर, लेट सपोज 5-1 है। मैंने बोल दिया मैंने कोई दूसरा एरिया पकड़ा, तो दूसरे एरिया में से जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से फ्लक्स देखा तो वो आया लेट सपोज 5-2, और उसकी वैल्यू निकल के आई 37। तो सर यहाँ पे भी सर पॉइंट्स में आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन भाई मेरी बात सुनिए, ये एक कंपैरेटिव टर्म है, कंपैरेटिव टर्म है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये जो मैंने दूसरा एरिया लिखा है, दूसरा एरिया, एरिया की वजह से फ्लक्स लिखा है, एरिया में से फ्लक्स लिखा है, क्या उसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी
क्या वो डबल होंगी जितनी पहले वाले एरिया में से जा रही होंगी? मैं अगर तेरे से ऐसा बोल दूं सर ये एक कंपैरेटिव टर्म है भाई, कंपैरेटिव टर्म है, मैंने अगर इसको ऐसे डिफाइन कर दिया कि लेट्स सपोज इस फाई वन को मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि ये 20 लाइंस पास करी। यस सर, मैंने बोल दिया कि इसमें से 20 लाइंस पास करी, लेट्स सपोज मैं इसको ये मान के चल रहा हूं कि ये 20 लाइंस पास की है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, फाई टू हो जाएगा इसमें से 40 लाइंस पास। ये इसका 40 लाइंस पास मतलब इसका नहीं है, मतलब इस दोनों के मतलब कंपैरिजन किया कि सर ये इसका डबल है, मतलब इसका है कंपैरिजन मोड में। बात आ रही है समझ में? कि अगर मैं अब ऐसा बोलूं कि अगर मैं मान के चल रहा हूं कि A1 वाले एरिया में से, पहले एरिया में से अगर 20 लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका मतलब सर दूसरे एरिया में से क्या करेंगी, दूसरे एरिया में से 40 लाइंस। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन था कि इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू एरिया, ये थोड़ा सा गलत होता है। लेकिन अगर मैं तेरे से इसमें कुछ और ऐड कर दूं, इसी में मैं अगर कुछ और ऐड कर दूं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? काइंड ऑफ, हाँ अब ये बोल सकते हैं सर इट इज अ काइंड ऑफ काउंट ऑफ नंबर पासिंग थ्रू। क्या बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। सर अब ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला सर, पाई बराबर वेक्टर ए वेक्टर, ये कब लगाना है भाई, ये तब लगाना है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। बात आ रही है समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, हर जगह बराबर हो। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं, अगर मैं किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि भैया मेरे पास है यहाँ पर एक एरिया, मेरे पास है यहाँ पर एक एरिया, ठीक है सर, मैंने बोल दिया कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है आपको, मैंने जो इलेक्ट्रिक है वो नॉन यूनिफॉर्म, मतलब मान लो मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है,
ठीक है भाई। तो यार वो हो सकता है लास्ट की 2-3 मिनट किसी वो माइक बंद हो गया यार, मेरे को भी पता नहीं चला। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने बस इतना ही समझाया था कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि अगर अलग 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 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग 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 होती है, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है सर, एक्स पे जाके मतलब इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। जब मैंने बोल दिया मेरे पास एक एरिया ये है, मैंने बोल दिया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मैं अगर ऐसा बोलूं कि अब इस एरिया में से फ्लक्स टोटल कितना जाएगा, तो तू क्या करेगा सर, मैं यहाँ पे एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की एक छोटी स्ट्रिप पकड़ूंगा। बिल्कुल सर, एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ी, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया लिखूं, तो मैंने बोल दिया मैं उसका एरिया मानूंगा डी ए। बिल्कुल सर, डी ए मानूंगा। और सर उसका एरिया तू लिख भी सकता है सर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है सर, बी, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है सर, डी एक्स। तो इसका मतलब सर मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ सर, इसका छोटा सा एरिया हो गया बी इंटू डी एक्स। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं छोटे से एरिया में से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो मैंने बोल दिया कि मान ले इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो सर ये क्या हो गया, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। से डी फाई का मतलब छोटा सा फ्लक्स थ्रू दिया। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, लेकिन सर हमें तो पूरे एरिया में से चाहिए, तो जब पूरे एरिया में से चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, इसको बात आ रही है समझ में? जब पूरे एरिया में से चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भैया आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। अब परपेंडिकुलरली क्यों, आगे देखते हैं, इधर देख इधर देख सर। और यहाँ पे एरिया वेक्टर, अब सर एरिया वेक्टर भी बताए दो क्या होगा, तो भैया अब एरिया वेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। भाई मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे अपने पास एक, यहाँ पे मेरे पास मान मान ले ये एक कोई एरिया है, मैंने बोल दिया यहाँ पे मेरे पास एक एरिया है। यस सर, मेरे पास एक एरिया है। मैंने बोल दिया कि मैं अगर ऐसा पूछूं सर, इसके लिए आप एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, के लिए आप एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे, तो मैंने बोला कि अगर तेरे पास ऐसा कोई एरिया है, तो इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर, वो इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से। बात आ रही है समझ में? वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक। बात आ गई समझ में? मान ले तेरे पास कोई शीट है, कोई कागज की शीट है, तो मान ले वो ऐसे रखी हुई है कागज की शीट मेरे हाथ पे, तो सर उस कागज की शीट का जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलरली होगा, परपेंडिकुलर होगा। सर क्या ऊपर की तरफ ही होगा क्या, मैंने बोला, मैंने कब बोला भाई, मैंने बोला ऊपर थोड़ा ना होगा, हो सकता भी हो। बात आ रही है समझ? वो तो अपनी अपनी बात है भाई, कोई कैसे भी मान लेता है, लेकिन होगा कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। होगा कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात आ रही है समझ में? हो सकता है एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो, ये भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब सर एरिया वेक्टर कैसे लिखूंगा, एरिया वेक्टर होगा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, वही उस सरफेस का क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। बात आ रही है समझ? ठीक है सर। ये अब मेरी बात सुन, फॉर एन ओपन एरिया, अब ये एरिया खुला हुआ एरिया है, ओपन एरिया है, तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं फॉर एन ओपन एरिया, फॉर एन ओपन एरिया, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर द, कि भैया किसी भी ओपन एरिया के लिए तो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है सर। वहीं अगर मैं अब आपसे ऐसा बोलूं कि लेट सपोज मेरे पास एक ये गोला है, गोला प्रकार से, यस सर मेरे पास एक ये गोला है, मान ले एक स्फीयर है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं इस स्फीयर पे अलग 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 पॉइंट्स होंगे। बिल्कुल सर, मैंने बोल दिया कि मैंने इस स्फीयर पे भैया छोटे छोटे हिस्से पकड़ लिए कुछ इस प्रकार से। मैंने बोल दिया एक मैंने ये वाला एरिया पकड़ लिया कुछ इस, ठीक है सर, मैंने यहाँ पे ये वाला एरिया पकड़ लिया। तो जब मैं ये वाला एरिया देखूंगा तो सर इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो बोलेगा सर इसके परपेंडिकुलरली वेक्टर ड्रॉ कर दो। तो जब मैं इसके परपेंडिकुलरली वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो भाई मेरे को एक बात बता, चाहे सर्कल हो चाहे स्फीयर हो, बिल्कुल मेरी बात सुन, अगर मैं स्फीयर के किसी भी हिस्से पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, किसी भी हिस्से पे, मान ली ये हिस्सा है, मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, उसी की दिशा में एरिया वेक्टर होगा। तो जब मैं इस स्फीयर के किसी भी हिस्से पे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो जो नॉर्मल होगा क्या वो सेंटर से पास करेगा ऑलवेज। यही सर्कल की प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो क्या वो सेंटर से पास करेगा। बिल्कुल सर। तो अगर मैं इस वाले हिस्से पे, मैं अगर इस वाले हिस्से पे मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले हिस्से पे अगर मैं, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो क्या वो सेंटर से पास करेगा।
मैंने बोल दिया कि इस छोटे से हिस्से का जो एरिया है लेट सपोज डी ए है, तो क्या ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा डी। बात आ रही है समझ में, ये वाला क्या हो जाएगा इस छोटे से हिस्से का एरिया वेक्टर। वही अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं भैया मैंने यहां पर पकड़ लिया एक छोटा सा एरिया, ठीक है, मैंने यहां पर ये छोटा सा एरिया पकड़ लिया है, अगर शायद ये तेरे को दिखाई ना दे ऐसे बता दूं, तो जब मैं इसके लिए एरिया वेक्टर बनाने जाऊंगा तो क्या सर वो वाला एरिया वेक्टर भी सेंटर से पास तो करेगा कुछ इस प्रकार से। यस सर, और इसका जो एरिया वेक्टर की दिशा होगी वो मैंने ये मानूंगा, ये मानूंगा। बात आ रही है समझ में, इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलरली टू होगा और आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। अब मेरी बात सुन, क्या ये जो सरफेस है क्या ये एक बंद सरफेस है? बिल्कुल सर, ये एक बंद सरफेस है। और अगर ये बंद सरफेस है यानी कि अगर क्लोज्ड सरफेस है किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए, अगर तू किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर डिफाइन करने जाएगा तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। लेकिन किसके लिए? क्लोज्ड एरिया के लिए। भाई मैंने बोल दिया ये हो गया DA2 वेक्टर, मैंने बोल दिया तू यहां पे एक एरिया वेक्टर ले ले, प्रकार से तूने यहाँ पे तीसरा एरिया पकड़ लिया। तो जब तू ये तीसरा एरिया ले लेगा तो तीसरे एरिया के लिए क्या होगा, तीसरे एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर बनेगा प्रकार से बनेगा। अबे बास्केटबॉल देखी है कि नहीं देखी? बास्केटबॉल के तो अलग 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 हिस्से पकड़ ले, अलग अलग छोटे छोटे एरियाज पकड़ ले, तो उनका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया मान ले DA3। यस सर। अबे यही क्यों, तू एक काम कर, तू एक वो क्यूब ले ले, ले ले। यस सर। मान ले मैंने ये क्यूब पकड़ लिया, और जब मैं इस क्यूब के अलग अलग एरियाज बनाऊंगा, इधर देख इधर देख, एक ये होगा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया, ठीक है सर, चौथा ये हो गया सर, पांचवा ये आगे वाला हो गया, छठा ये पीछे वाला हो गया। तो मैं अगर तेरे से पूछूं मेरे को भैया इसके लिए इसके लिए इसके लिए और इस वाले फेस के लिए मेरे को एरिया वेक्टर बता दे, सर क्या ये क्लोज्ड बॉडी है? यस सर, अगर ये क्लोज्ड बॉडी है तो इसके हर हिस्से के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। तो इसका मतलब अगर मैं तेरे से पूछूं कि मेरे को यहाँ पे बता दे एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो तू बोलेगा कि सर इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे, के लिए एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड, के लिए एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और सर इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे पेंडिकुलरली आउटवर्ड। और वही अगर मैं इस वाले के लिए पूछूं तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा पेंडिकुलरली आउटवर्ड, और सर उस पीछे वाले के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे, अगर तू समझ पाए तो। क्योंकि भाई ये 2D बोर्ड है, 2D बोर्ड में मैं ऐसे 3D नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी कि भैया इस जो तेरे को बाहर की साइड ये वाला फेस दिख रहा है इसकी वजह से एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तेरी तरफ आता हुआ होगा, और जो पीछे की तरफ फेस है उस वजह से ऐसे पीछे की तरफ जाता हुआ। तो ये तेरे क्या हो गए भैया एरिया वेक्टर, अलग अलग फेसेस। बात आगे समझ में, ये अलग अलग फेसिस के लिए तेरे क्या हो गए एरिया वेक्टर हो गए। ठीक है सर, बात आगे समझ में। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि एरिया वेक्टर की दिशा कैसे लेनी है। अगर ओपन बॉडी होगी तो ओपन बॉडी के लिए हम जो एरिया वेक्टर पकड़ेंगे सर वो किसी भी दिशा में पकड़ सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलरली टू द सरफेस होना चाहिए। वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक क्लोज्ड बॉडी है तो सर क्लोज्ड बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर होगा किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। ठीक है सर, बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन। मैंने बोल दिया लेट सपोज यहां पर मैंने यहाँ पे पकड़ लिया एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर सर, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ये हो गया 0,0, ये हो गया A,0, ये हो गया सर A,B, ठीक है सर, और ये हो गया भैया 0, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो मैंने दे रखी है भाई
मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे के कैप डायरेक्शन प्लस के कैप में दे रखी है, यानी कि बाहर की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक है सर। और से मैंने इलेक्ट्रिक, तो अब मुझे बता जल्दी से, मेरे को एक बात बता, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E बराबर ई नॉट ए कैप, क्या ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो जगह के हिसाब से क्या ना हो, ना हो, हर पॉइंट पे क्या रहे, जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे। मेरे को एक बात बता भाई, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी दिशा बाहर की तरफ के कैप में, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। क्या इसका जो मैग्नीट्यूड है ई नॉट, क्या ये जगह पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, मैं अगर ऐसा बोल दूं फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया, कि भैया इस एरिया में से मेरे को आप क्या बता दो, फ्लक्स बता दो, तो फ्लक्स मैं कैसे लिखूंगा सर, फ्लक्स के लिए मेरे को ये देखना पड़ता था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं फ्लक्स के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यस सर, तो इसका मतलब सर जो फ्लक्स मैं लिखूंगा यहां पे, अब सर एरिया वेक्टर कैसे पकड़ूं, अब मेरे को बता, क्या ये एक ओपन एरिया है, बिल्कुल सर ओपन एरिया है, तो अगर ये ओपन एरिया है तो मैं तेरे से ऐसा पूछूं इसका जो एरिया वेक्टर क्या होगा, तू बोलेगा सर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा कुछ इस प्रकार से। अगर मैं तेरे को ऐसा बोल दूं, अगर मैं तेरे को ऐसा बोल दूं, लेट्स सपोज मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये मेरे पास एक शीट है, ये कुछ ऐसा ही एरिया रखा हुआ है मैंने, बिल्कुल सर, मैं अगर ऐसा पूछूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, तो अगर ये एक एरिया वेक्टर है तो सर इसका जो एरिया वेक्टर की जो दिशा होगी, इसका जो ये जो एक एरिया है इसके लिए जो एक एरिया वेक्टर की दिशा होगी, क्या वो ऐसे बाहर की तरफ, बिल्कुल सर ऐसे बाहर की तरफ होगी। तो क्या मैं इस एरिया वेक्टर को ऐसे बोल दूं कि इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा, यानी कि के कैप में आ रहा होगा, तो इसका मतलब अगर आप इसके लिए एरिया वेक्टर लिखोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले सर एरिया का मैग्नीट्यूड लिखो। सर एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा, एक रेक्टेंगल है सर जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ए है, और जिसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, बी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर बराबर ए बी। अब सर इसकी दिशा मैंने बता दिया था बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि प्लस, बात आ गई समझ में। तो सर अब तो सिंपल सा रह गया, अब सिंपल सा रह गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो सर, फाई बराबर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सर ई वेक्टर क्या है, ई नॉट ए कैप, डॉट में एरिया वेक्टर क्या है, ए बी ए कैप। तो इसका मतलब सर अब हम क्या करेंगे, ई नॉट ए बी के कैप डॉट के कैप, और ये तो तेरे को पता होगा कि के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1। का मतलब सर इलेक्ट्रिक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इस एरिया, क्या सर, मतलब इस वाले एरिया में से इस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जो फ्लक्स पास करेगा उसकी वैल्यू क्या हो गई, ई। बात आ रही है समझ, जल्दी से इसको क्या कर मेरे भाई, ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, आई होप तूने ये सवाल लिख लिया होगा। अब इसमें देख, अब मैंने ऐसा ही एक सवाल लिया है, ठीक है, वही वाला डायग्राम है, लेकिन मैंने इस बार क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को चेंज कर दिया। पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही थी, लेकिन मैंने इस बार क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को आई कैप में दे दिया, मतलब इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है। वह है भाई, पर जो इलेक्ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, आई कैप में जा रही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर तेरे से यहाँ पे इस बार पूछूं कि मेरे को आप बता दे, फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया, फाइंड फ्लक्स एरिया, क्या बोलेगा सर, इस बार सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब सर मैं फ्लक्स के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, यही लगाऊंगा। सर सबसे पहले क्या मैं इस बार भी वही लिख दूं, ई नॉट ए बी, क्या इस बार वही लिख दूं क्या, इस बार अगर तू ये लिखेगा सर फाई बराबर नॉट ए बी, तो भाई तेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये जो लिखेगा ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि तूने समझा ही नहीं फ्लक्स का मतलब क्या होता है। भाई फ्लक्स का मतलब होता है ऐसे, देख मान ले कि ये वाला एरिया ऐसे था, ठीक है सर, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मैंने ऐसे दे दी, मान ले ये एरिया है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दे दी, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे,
क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस की, क्या मतलब फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इसको मतलब छेद करके बाहर निकलना। बात आ रही है समझ में कि मतलब इसको छेद करके बाहर निकलना। अगर ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास इस केस में नहीं है जो इसको छेद करके बाहर निकल रही हो, बात आ रही है समझ में, ये ऐसे रखी हुई है शीट और इसमें से ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे जा रही है, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस की, क्या नहीं की। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं की तो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास ही नहीं की, क्रॉस ही नहीं की, तो इसका मतलब सर जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा सर, जीरो। और इसको तू वेक्टर वाइज भी देख सकता है, कैसे कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं सर पिछले क्वेश्चन की तरह जो एरिया वेक्टर होगा इस शीट का वो तो बाहर की तरफ ही होगा, यानी कि के कैप में होगा। तो इसका मतलब सर फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सर ई वेक्टर क्या है, ई नॉट आई कैप, बिल्कुल सर। डॉट में सर एरिया वेक्टर क्या होगा सर, ए बी प्लस के, यही लिखूंगा, बिल्कुल सर। सर अब ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ए बी आई कैप डॉट के कैप, यही लिखूंगा, बिल्कुल सर। अब सर आई कैप डॉट के कैप क्या होता है सर, जीरो होता है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री वाले वेक्टर हैं, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका मतलब ये क्या बन गया सर जीरो बन गया। इसका मतलब इस केस में कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, इस केस में इस एरिया में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं भाई, इधर देखिए, इधर देख कैसे। मैंने बोल दिया यहाँ पे एक सर्कल है, बिल्कुल सर, आर रेडियस का सर्कल है ये, ठीक है सर। मैंने बोल दिया इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे 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 ऐसे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है ई नॉट, ठीक है। अब मेरे को बता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। बिल्कुल सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब सर मैं फ्लक्स के लिए क्या लिखूंगा सर, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, में ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सर इस गोले का, इस सर्कल का जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सर्कल है, बिल्कुल सर। अगर इसको मैं स्फीयर भी मानता हूँ, स्फीयर भी मानता हूँ, तो भैया मेरे को एक बात बता, मैं लेकिन ये है ही सर्कल, सर्कल है सर, एक ओपन एरिया है, ओपन एरिया। अबे एक रिंग मान ले, एक रिंग मान ले, क्या एक रिंग एक ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया के लिए मैं एरिया वेक्टर कहीं भी ले सकता हूं, मतलब लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या इसके लिए जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की तरफ होगा, बिल्कुल सर। और अगर बाहर की तरफ होगा तो इसका मतलब एरिया वेक्टर में क्या लिख सकता हूं सर, एरिया वेक्टर बराबर सबसे पहले मैग्नीट्यूड, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब बाहर की तरफ ले रहा हूं तो इसका मतलब सर प्लस के सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई नॉट के कैप डॉट पाई आर स्क्वायर प्लस के, बिल्कुल सर। और ये क्या हो जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा के कैप डॉट विच इज बेसिकली 1, और ये क्या बन गया, ई पाई आर, क्या बन गया, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। यानी कि इस सर्कल में से, इस सर्कुलर एरिया में से जो फ्लक्स पास करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में ये कि दूसरा क्वेश्चन है। इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक को सर्कुलर रिंग दे दी, और उसमें से जो फ्लक्स है वो, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे पास कर रही है। तो अब बता मेरे को इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा, इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा। तू बोलेगा कि सर फ्लक्स, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म दे रखी है, ई नॉट दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो इसका मतलब सर ई नॉट पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे कॉस थीटा आता था, सर थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, थीटा यहाँ पे 60 दे रखा है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, विच इज बेसिकली ई नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइड इन 1/2, क्योंकि cos 60 क्या होता है 1/2। अब जितने बच्चों ने भाई ये सोचा है, जितने मेरे भाई ने, जितने मेरी बहनों ने ये सोचा है भाई, उनके लिए मैं बता दूं कि ये चीज आपकी बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, ये चीज आपकी गलत है। बात आ रही है समझ, सबसे पहले डायग्राम को देखना सीख, डायग्राम को समझ पहले। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि भाई यहाँ पे कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है मैं दिखा सकूं, फिर भी तू इसको ऐसा ही समझ ले भाई, ठीक है, इसको ऐसा ही समझ। ये तेरे को सर्कल ही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है सर, ये सर्कल दिखाई दे, तो इसमें से कुछ, ये कुछ ऐसे डायग्राम है, इधर देख, ये सर्कल ऐसे रखा हुआ है, और इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ऐसे ऐसे, इधर देख, गौर से देख, ऐसे। बात आ रही है समझ,
लेकिन सर फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती थी? फ्लक्स की डेफिनेशन होती किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली पास करनी चाहिए, किसी भी एरिया में से पास करनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए उस एरिया को। अबे क्या इस एरिया को ये क्रॉस कर रही है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, चाहे तो किसी भी एंगल पे दे दे, क्या ये क्रॉस कर रही है क्या? नहीं सर। क्या ये छेद करके बाहर निकल रही है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब सर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल ही नहीं रही, तो इसका मतलब सर इसमें से फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। भले ही एंगल कुछ भी हो, फ्लक्स क्या रहेगा? फ्लक्स फिर भी क्या रहेगा सर? फ्लक्स रहेगा जीरो। एंगल कुछ भी हो सकता है, कल को यहाँ पे 37 दे दे, 45 दे दे, तब भी क्या रहेगा? जीरो। तो इसका मतलब इसमें से जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया? इसमें से पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो गया। वहीं अगर मैं तेरे को ऐसा दे दूं, इस बार मैंने जो ये रिंग है, मैंने इसको ऐसे रख दिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे पास कर रही है, ऐसे ऐसे है। बात आ रही है समझ में? मैंने बोल दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ई नॉट, इसका जो रेडियस है वो है, मैंने बोल दिया कैपिटल आर। तो अब मुझे जल्दी से बता दे भैया इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा? हाँ सर, इस बार तो मतलब छेद करके बाहर निकल रही है, इस बार इस रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। तो अगर ये बाहर निकल रही है तो अब मेरे को बता दे, तू बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फाई बराबर डॉट एरिया वेक्टर, तो पाई बराबर सर ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा कितना है? इसका मतलब सर ये क्या हो गया? ई नॉट पाई आर स्क्वायर इन 1/2। बात आ रही है समझ में? ये बच्चों ने बताओ मेरे को, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ये जितने बच्चों ने भी किया है। क्यों? क्योंकि भैया जिन बच्चों ने भी ये किया है उनके लिए बता दूं कि भैया ये आंसर आपका रॉन्ग है, ये आंसर आपका रॉन्ग है। सर रॉन्ग कैसे है? इस बार तो ये पास कर रही है, तो भाई मैंने कब बोला पास नहीं कर रही है? सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी सर? फ्लक्स की डेफिनेशन थी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो ये आ जाता था सर कॉस थीटा। अब सर थीटा किस किस के बीच का एंगल होना चाहिए? सर थीटा एंगल होना चाहिए इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। भाई मेरी बात सुन, इस वाली रिंग के लिए जो एरिया वेक्टर होगा, इस वाली रिंग के लिए जो एरिया वेक्टर होगा, क्या वो इसके परपेंडिकुलरली ऐसे होगा? बिल्कुल सर, परपेंडिकुलरली ऐसे होगा। बिल्कुल सर। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो हमें तो सर ये वाला एंगल चाहिए ना दोनों के बीच का, ये वाला एंगल। लेकिन हम ले कौन सा रहे हैं सर? हम तो ये सरफेस के साथ ले रहे हैं, सरफेस के साथ नहीं लेना मेरे भाई, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेना है। वो कितना होगा सर? ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए, पूरा एंगल 90 होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन सर ये वाला एंगल है कितना? 60, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 30। तो इसका मतलब सर यहाँ पे थीटा की जगह कौन सा एंगल आएगा? थीटा की जगह एंगल आएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या लिखूं? नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस विच इज बेसिकली बाई 2 पाई आर। बात आ रही है समझ में? ये क्या हो जाएगा सर? √3/2 ई पाई आर स्क्वायर। भाई मेरी बात सुन, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा हड़बड़ाहटी में, जल्दबाजी में, एग्जाम टाइम प्रेशर में क्या करेगा? ऐसी सिल्ली मिस्टेक करेगा, सिल्ली मिस्टेक करेगा। और भैया वो जानबूझ के तेरे को सबसे पहला ऑप्शन ही यही देगा, और जैसे ही वही ऑप्शन देगा तो उस एग्जाम टाइम प्रेशर में क्या करेगा? इसी को टिक कर देगा, तो 4 मार्क्स लेने जाएगा उल्टा -1। बात आ रही है समझे? इसलिए कहता हूं एकदम काम माइंड के साथ काम माइंड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि सर फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर में हम जो थीटा लेते थे, ई ए कॉस थीटा में जो हम थीटा लेते हैं, वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यस सर। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक इसमें मैंने कह दिया कि इस बार जो एंगल दे रखा है वो 37 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले ये देख किस किस के साथ दे रखा है सर। अगर मैं इस वाले के लिए एरिया वेक्टर बनाने जाऊं तो वो एरिया वेक्टर, यस सर, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। बिल्कुल सर, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। और अगर एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा मेरे भाई, तो इस बार देख सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है नॉट, और सर इसका रेडियस कैपिटल आर है। यस सर, मैंने बोल दिया इस बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है? 37 डिग्री। तो इसका मतलब सर यहाँ पे मैं फ्लक्स क्या लिखूंगा? फ्लक्स लिखूंगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पाई बराबर सर ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा सर? कॉस 37 विच इज बेसिकली
बाय ये होगा। बात आ रही है समझ में, ये होगा। ठीक है सर, बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये वाला सवाल करके मैंने बोल दिया इस बार, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भैया दो बाउंड्रीज के बीच में दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है वो है सर ई वेक्टर बराबर ई नॉट के कैप, ई वेक्टर बराबर ई नॉट के कैप। और मैंने इस बार एरिया कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि ये आधा जो है, आधा तो अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड के और आधा बाहर है। तो अब मुझे बता दे कि सर इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो बोलेगा कि सर अगर इसका जो रेडियस है वो आर है तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है तो ऐसे। तो सर ये हो जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर। सर एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ ही लूंगा, बिल्कुल सर, क्यों, ओपन बॉडी है, बाहर की तरफ ले सकता हूं। और सर यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, यानी कि के कैप डॉट के कैप, यानी कि नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 1। बात आ रही है समझ में, ये वाला आंसर होगा। और ये वाला आंसर कितने बच्चों ने दिया है, तो भैया जितने बच्चों ने भी ये आंसर दिया है तो भाई उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये आपका जो आंसर है वो निहायती गलत है, निहायत है। क्योंकि भैया मेरी बात सुन, तो इस डायग्राम को गौर से समझ। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, द काइंड ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो काउंट होता है वो होता है फ्लक्स। सर इसमें से अब इस बॉडी में सर कितने एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है? केवल और केवल इतने एरिया में से ही तो पास कर रही है ना मेरे भाई, इतने एरिया में से। ये देख, ये देख, ये देख, दिखाता हूं तुझे, क्या केवल और केवल इतने एरिया में से, बोल, केवल और केवल इतने एरिया में से पास कर रही है। तो भैया जितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी मैं वही वाला एरिया तो लूंगा। क्या इतने में से ये, क्या ये वाला एरिया मेरे किसी काम का है क्या? भाई जब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही तो क्या ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा? क्या नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा तो क्या मैं इस एरिया को कंसीडर करूं? क्या नहीं करूंगा। तो इसका मतलब जितने एरिया में से क्या हो, फ्लक्स जा रहा हो, मैं केवल और केवल वही वाला एरिया लूंगा। तो इसका मतलब सर इसमें से आधे एरिया में से जा रही है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा सर फ्लक्स बराबर वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर पाई बराबर ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2, आधे एरिया में से जा रही है। और ये क्या होगा? के कैप डॉट ई पाई आर स्क्वायर बाय, बात आ रही है समझ में, ये हो गया 1। ठीक है सर, तो ये वाला फ्लक्स होगा जो इसमें से पास कर रहा होगा। अब मेरी बात सुन भाई, तू यहाँ पे कोई सा भी, अब मेरी बात सुन, ये तो सर्कुलर एरिया है, मैंने क्वेश्चन में दिया है। अगर मैं सर्कुलर एरिया की जगह कोई उबड़ खाबड़ एरिया भी दे दूं ना ऐसा, लेकिन अंदर केवल ऐसा रखूं, तो भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? यही वाली आएगी। तू कोई से भी तरीके का एरिया पकड़ ले, तू यहाँ पे ऐसा एरिया पकड़ ले, तू यहाँ पे ऐसा एरिया पकड़ ले, तू कोई उबड़ खाबड़ एरिया पकड़ ले, लेकिन अपने को किससे मतलब है? अपने को तो केवल उतने एरिया से मतलब है जितने में से फ्लक्स जा रहा है। तो इसका मतलब सर बाहर कुछ भी हो, भाड़ में जाए, मेरे को केवल और केवल इससे मतलब है। ठीक है सर, तो अब ऐसे करना है, तो यहाँ पे नोट डाल के लिख कि सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर में या फिर 5 फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने के लिए मैं केवल वही एरिया कंसीडर करूंगा जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी? पास कर रही होंगी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन ये वाला इधर देख, इसमें से बता फाई सर्कल कि भैया इस सर्कल में से फ्लक्स कितना जाएगा। सर सर्कल में से फ्लक्स की बात कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और ई नॉट उसकी वैल्यू है। ठीक है सर, तो सर सर्कल में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। सर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ लूंगा, तो इसका मतलब सर फाई थ्रू दी सर्कल बराबर ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और ये के कैप डॉट के कैप, बिल्कुल सर, और ये क्या हो गया? पाई आर। बात आ गई समझ में, बाहर की तरफ। ठीक है सर, बाहर की तरफ। आगे बढ़ते हैं, तो अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं, मेरे को ये बता दे फाई थ्रू दी रेक्टेंगल, अब इस रेक्टेंगल में से कितना फ्लक्स जाएगा मेरे को ये बता दे। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर रेक्टेंगल में से पूछ रहे हो ना आप, तो सर ई नॉट इंटू एल बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। लेकिन भैया जैसे ही तू ये करेगा तेरा आंसर हो जाएगा गलत। अभी मैंने क्या बताया भैया, किसी भी बॉडी में से फ्लक्स
लिखने के लिए मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कितने एरिया में से फ्लक्स जा रहा है, कितने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई इस रेक्टेंगल को गौर से देख, इस रेक्टेंगल में केवल और केवल इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो भाई मैं इतने हिस्से का एरिया लिखूंगा ना यार। बात आ रही है समझ में? इतने हिस्से का एरिया लिखूंगा। अब एक बात बता, तू यहाँ पे भी बोल रहा है, मतलब ऐसे बोल रहा है तू कि सर आप, तूने तो ये पूरा एरिया कंसिडर कर लिया, ये वाला पूरा एरिया कंसिडर कर लिया, लेकिन मुझे तो ये बता दे भाई, क्या ये वाले एरिया में इसमें क्या इन सभी में क्या कोई इलेक्ट्रिक? नहीं सर। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं है तो भैया तू इस वाले एरिया को कैसे कंसिडर कर रहा है? और जब इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या इस एरिया में से कोई भी फ्लक्स जाएगा क्या? नहीं सर, कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। अबे जब कोई फ्लक्स ही नहीं जाएगा तो भैया यहाँ पे तो ये कैसे लिख सकता है, यहाँ पे केवल और केवल पाई आर स्क्वायर के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इसका मतलब फाई थ्रू द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा सर? फाई थ्रू द रेक्टेंगल हो जाएगा फाई थ्रू कल ही इज बेसिकली ई नॉट पाई आर, ये हो जाए। ठीक है, तो भैया ऐसे बस सबसे पहले एरिया देख ले कि कितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वही वाला एरिया तेरे को लेना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आ, अब मुझे ये बता, अब मैंने इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड से दे दी, ई वेक्टर बराबर 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 20 के पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, और मैंने जो एरिया है वो कुछ इस प्रकार से रख दिया, रेक्टेंगुलर एरिया दे रखा है, डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिख रखी है, बिल्कुल सर, और एक्स वाई प्लेन में रख रखा है मैंने। तो अब मुझे बता भैया कि इसमें जाएगा सबसे पहले, क्या ये जो इलेक्ट्रिक है क्या ये बता, क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रही है, क्या ये वाई पे डिपेंड कर रही है, क्या ये जेड पे डिपेंड कर रही है? नहीं सर, ये हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्स में भी यूनिफॉर्म है, वाई में भी यूनिफॉर्म है, और जेड में भी क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्स में कितनी है 10, वाई में कितनी है 20, और सर जेड में कितनी है 30। तो सर अब मेरे को बता दो इसमें से फ्लक्स कैसे लिखूंगा? सर क्या ये वैसा ही एरिया है जिसका एरिया वेक्टर बाहर की दिशा में होगा, प्लस के कैप में होगा? तो इसका मतलब सर इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ, सर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होगा लेंथ, लेंथ कितनी है भाई 3, और इनटू में ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है भाई 2, तो यानी कि बराबर 6। ये क्या हो गया इसका एरिया। अब इसकी सर दिशा क्या होगी? सर दिशा होगी बाहर की तरफ, दिशा होगी बाहर की तरफ, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैं फ्लक्स जब लिखने जाऊंगा तो वो हो जाएगा सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लिखूंगा सर। ई वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे 10 आई कैप 20 जे कैप प्लस 30 के कैप डॉट सर एरिया वेक्टर, सबसे पहले एरिया का मैग्नीट्यूड 6, और एरिया वेक्टर क्योंकि बाहर की तरफ था तो ये हो गया 6। बात आ रही है समझ में? अब सर मैं क्या कर दूंगा, अब मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 60 आई कैप डॉट के कैप प्लस में 20, ये हो गया 120 में, ये क्या हो जाएगा जे कैप डॉट के कैप प्लस में 180, ये हो जाएगा के कैप डॉट के जाएगा। अब ये तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो इतना पढ़ा लिखा तो होगा कि सर आई कैप डॉट के कैप 0 होता है, और जे कैप डॉट के कैप भी क्या होता है 0 होता है, लेकिन के कैप डॉट के कैप होता है 1। तो इसका मतलब सर ये वाली टर्म तो हो गई 0, ये वाली टर्म भी क्या हो गई 0, और ये वाली टर्म क्या हो गई सर, ये वाली टर्म हो गई 180। तो इसका मतलब सर फ्लक्स कितना जाएगा? फ्लक्स जाएगा 180 टन मीटर स्क्वायर। तो इतना फ्लक्स जाएगा, इतना फ्लक्स जाएगा। अब इसी को करने का भाई एक मेथड नंबर 2 भी है, इसको करने का एक मेथड नंबर 2 भी है। क्या सर? इसको मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे बताता हूं इधर। तो एक काम कर, सबसे पहले तू इस एरिया को पकड़, एरिया को पकड़। अब मुझे एक बात बता, सर इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो बाहर की तरफ है, वो तो हमें पता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे पूछूं एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, कितने 10 है, तो अगर तू एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जाएगा, क्या वो कुछ है? एक्स वाली जो इलेक्ट्रिक
आएगी 10। सी बात है। तो मेरे को एक बात बता, मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि मान ले ये जो एरिया है वो ऐसे रखा हुआ था, तो सर ये एरिया ऐसे रखा हुआ था, और अगर ये एरिया ऐसे रखा हुआ था तो मैं तेरे से ऐसे बोलूं कि इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ऐसे, तो क्या एक बात बता, एक्स वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको भैया छेद करके गई क्या? नहीं सर। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास ही नहीं करी तो इसका मतलब सर इसमें से कोई फ्लक्स ही नहीं आया, तो इसका मतलब सर एक्स वाली इलेक्ट्रिक वजह से तो कोई फ्लक्स ही नहीं आया। एक्स में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसकी वजह से तो कोई फ्लक्स ही नहीं आया, क्योंकि मान लो कि अगर ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भेज रहे हो ऐसे, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पास तो की नहीं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं की तो इसका मतलब इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब सर फाई ड्यू इलेक्ट्रिक हो गया। मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं भैया वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तू बोलेगा सर 20, तो इसका मतलब वाई में मैं ऐसे बना दूंगा। बोल, वाई में मैंने ऐसे बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो बोलेगा सर वाई में है। तो अब मेरे को बता भाई, क्या एरिया ये वाला है? सर इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भेज दी, ऐसे। क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको भैया पास की क्या? इसको छेद करके गई क्या? नहीं सर, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको छेद करके नहीं गई। तो इसका मतलब सर वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही कुछ भी हो भाड़ में जाए, इसकी वजह से कोई फ्लक्स आने वाला ही नहीं है। तो जब कोई फ्लक्स आने वाला ही नहीं है तो इसका मतलब मैंने बोल दिया फाई ड्यू फाई बराबर। बिल्कुल सर, इसका मतलब ना तो वाई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कोई काम की, ना ही एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कोई काम की। लेकिन अब मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि जो जेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 30 बाहर की तरफ, इसका मतलब सर ये वाला एरिया ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे आ रही है और यहां से बाहर निकल रही है, यहां से ऐसे आ रही है और यहां से बाहर निकल रही है। तो मेरे को एक बात बता, क्या ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको भैया सारी की सारी क्रॉस की क्या? यस सर, सारी की सारी क्रॉस की। तो जब सारी की सारी क्रॉस की तो मेरे को बता दे भाई, जो फ्लक्स आएगा वो केवल और केवल कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा? सर जेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। और अगर जेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा तो भाई मेरे को एक बात बता दे, भले ही यहाँ पे एक्स में कुछ भी हो, यहाँ पे वाई में कुछ भी हो, भैया अपने को काम किससे है? केवल और केवल जेड वाली से। तो इसका मतलब सर जेड वाली की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्लक्स लिखूंगा तो वो क्या आएगा सर? ई जेड डॉट एरिया वेक्टर, ये लिखूंगा। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? EZ क्या है सर? 30 के कैप, डॉट में एरिया वेक्टर कितना आया था सर? 6 के कैप, विच इज बेसिकली 180 के कैप डॉट के कैप। सर ये समझ में क्या ये जो रिजल्ट आया है क्या सेम यही है? तो भैया बस तू ये देख ले कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आ रहा है, वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपने काम की है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब इस बार मेरे को ये बता, मैंने बोल दिया कि मैंने ऐसा एरिया दे रखा है, डायमेंशंस मैंने दे रखी है, रेक्टेंगुलर एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है 10x के कैप। गौर से देख, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 10x के कैप। सबसे पहले मेरे को बता सर, इस बार इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा? फाई थ्रू दिस रेक्टेंगल। बोलेगा सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, विच इज बेसिकली सर एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? 10x कैप 10x। बात आ रही है समझ में? कई बच्चे ऐसे ऐसी मूर्खता कर देंगे, और भैया जिन बच्चों ने भी ऐसी मूर्खता की है तो भैया उन बच्चों को मुबारक हो, क्योंकि भैया ये जो आपका आंसर है ये आयती गलत है, आयती गलत है। क्यों सर? सर मैंने तेरे को ये बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मेरे भाई? इलेक्ट्रिक जो जगह के हिसाब से ना बदले, लेकिन क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो सर अलग अलग एक्स की वैल्यू पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है? तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक सर ये कैसी इलेक्ट्रिक है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक।
और जब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई मेरे को बता, तू यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला कैसे लगा सकता है? नहीं सर, नहीं लगा सकता। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा सर? यहाँ पे ये वाला, ये वाला फॉर्मूला। सर यहाँ पे अलग अलग एक्स की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो मेरे को बेसिकली इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर? बेसिकली मैं यहाँ पे करूंगा सर एक्स पे जाके वही अपना काम जो अभी तक अपने घर पे करते आए हैं। सर एक्स के पास जाएंगे, एक्स के पास भाई, ये वाली एक्स के पास भाई, उस वाली एक्स के पास जाके क्या करेगा भैया? वहां से पत्ता कट हो गया। ठीक है, इधर देख सर, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का, डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप पकड़ लूंगा। बिल्कुल सर, डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप पकड़ लूंगा कुछ इस तरीके से। बात आ रही है समझ में? यस सर, एक्स पे जाके मैं डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूंगा कुछ इस तरीके से। मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं कि स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, कि भाई इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो बोलेगा कि सर अगर स्ट्रिप है तो एरिया भी छोटा सा ही होगा। बिल्कुल सर। अब सर डीए की वैल्यू क्या लिखूंगा सर? क्या मेरे को एक दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रिप है वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है? बिल्कुल सर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। सर इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो है कितनी? बी, और इसकी जो ये ब्रेथ है वो कितनी है सर? डीएक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर? बी dx। अब सर इसके एरिया वेक्टर की दिशा सर ओपन एरिया वेक्टर है, बाहर की तरफ ले लूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी बाहर की तरफ है। यस सर। अब बात आती है कि सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई अपन ने एक्स पे जाके पकड़ा है ना, पर्टिकुलर एक्स पे जाके, तो भैया यहाँ पे एक्स की जगह एक्स ऑलरेडी है। ठीक है सर। तो अगर मैं यहां से छोटा सा फ्लक्स लिखूंगा तो सर छोटा सा फ्लक्स आएगा, छोटा सा फ्लक्स आएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बिल्कुल सर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि सर इस वाले हर बिंदु के लिए, इस स्ट्रिप पे लाए करने वाले हर बिंदु के लिए क्या इलेक्ट्रिक फॉर्म होगी? बिल्कुल सर, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, क्योंकि सर हमने एक पर्टिकुलर एक्स पे जाके पकड़ा है, और जब पर्टिकुलर एक्स पे जाके स्ट्रिप को पकड़ा है तो इसका मतलब इस वाली स्ट्रिप के लिए तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही तो होगी। मान ले कि एक्स बराबर 2 है। बिल्कुल सर, मान ले कि ये जो वैल्यू है ये x बराबर 2 है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पे x की जगह 2 रख दे, x की जगह 2 रखेगा तो इसका मतलब 20। तो इसका मतलब इस स्ट्रिप के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 20। तो इसका मतलब इस स्ट्रिप के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी? फॉर्म तो के लिए तो मैं ये फॉर्मूला लगा ही सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहाँ से मैं क्या लिखूंगा सर? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो इसका मतलब सर ये cos which is basically, अब E की वैल्यू क्या है सर? E की वैल्यू है 10x, और एरिया वेक्टर डीए की वैल्यू क्या है सर? B इंटू एक्स। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। अब सर ये डी फाई आ गया, डी फाई आ गया कितना सर? 10b एक्स एक्स। बिल्कुल सर। लेकिन ये किसकी वजह से आया? ये तो इस छोटे स्ट्रिप में से आया है, लेकिन हमें तो इस पूरे एरिया में से चाहिए, हमें तो पूरे एरिया में से चाहिए, हमें तो पूरे एरिया में से चाहिए। यस सर, पूरे एरिया में से चाहिए। तो जब पूरे एरिया में से चाहिए तो भाई तो इसका मतलब मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के लिए सर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है सर? एक्स है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मैं कहां से लेके कहां तक वेरी करवा दूं मेरे को ये पूरे एरिया मिल जाए? तो इसका मतलब सर एक्स की वैल्यू 0 से लेके आप ए तक वेरी करवा दो, तो इसका मतलब सर फाई बराबर क्या हो गया? 0 से लेके ए, और ये हो गया 10x एक्स, और ये हो गया 10/2। ठीक है भाई। बी, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो से लेके ए, तो ये हो गया भाई 10/2 स्क्वायर, विच इज बेसिकली 5a² बेसिकली 5a² b। ठीक है सर। तो भैया ये वाली वैल्यू होती, अब बात आ रही है समझ में? ऐसे निकालना है फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दे रखी हो। अब मुझे एक बात बता, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ऐसे दे दिया, डायग्राम वही है, ठीक है,
तो बता मेरे को, क्या इस बार फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी या वही रहेगी? मुझे एक बात बता, मुझे जल्दी से एक बात बता, ठीक है? मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया मैंने जो शीट थी, मैंने जो एरिया था वो ऐसे रख रखा, बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे जो आई कैप में भैया कुछ भी होने दे, आई कैप का मतलब है तो एक्स में ही ना, तो इसका मतलब सर एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। क्या इस एक्स में वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस शीट में से कोई भी फ्लक्स आया क्या? नहीं आया। क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको छेद करके गई क्या? नहीं सर। वही अगर मैं वाई के लिए पूछूं तो क्या वाई के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसे जाएगी क्या? यस सर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो क्या इस वाई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से भी कोई फ्लक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। केवल और केवल किसकी वजह से आएगा सर? वही जो पीछे दे रखी थी आपने। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी होने दे भाई, आई कैप जे कैप में कुछ भी होने दे भाई, यहाँ पे तो ऐसा फंक्शन दे रखा है, मैं कल को ऐसा फंक्शन दे दे टी ई की पावर एक्स एल एन वाई, ठीक है, और ये आई कैप और ये 30 एल एन एक्स वाई ऐसे दे दे, और प्लस में ये दे दे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्या तभी भी फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी क्या? यस सर, तभी भी फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होने दो सर, हमें क्या फर्क पड़ता है? फ्लक्स की वैल्यू तो क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू अभी भी क्या आएगी? फ्लक्स की वैल्यू आएगी 5A। अभी भी यही बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, तो जल्दी से क्या कर मेरे भाई, इसको नोट, जल्दी से क्या कर इसको note। ठीक है भाई, तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा। अगर ये लिख लिया तो अब मुझे बता भाई, अगर तेरे से इस बार मैंने फिर से बोल दिया इलेक्ट्रिक आई आई क्यू जेड की पावर 4 एफ और 10x, अब मुझे बता इसमें से फ्लक्स कितना, जल्दी से बता। तो तू बोलेगा कि सर इस बार मैं अब फ्लक्स कैसे लिखूंगा? सबसे पहले सर क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। इस बार मैंने क्या किया भैया, मैंने इस एरिया को यहाँ पे देने की बजाय, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। क्या दिक्कत हो? बस लिमिट सी बदलेगी, लिमिट सी बदलेगी, वो मैं दिखाता हूँ कैसे बदलेगी। सबसे पहले मेरे को एक बात बता, क्या आई कैप वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कोई भी, अगर मैं ऐसा, ठीक है, क्या आई कैप वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी फ्लक्स आएगा क्या? अगर आई कैप वाली इलेक्ट्रिक, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं सर, आई कैप वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके नहीं जा रही। तो इसका मतलब सर ई एक्स की वजह से फ्लक्स हो गया, हो गया। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दो कि वाई वाली इलेक्ट्रिक से कोई भी फ्लक्स आएगा क्या? वाई वाली, क्या वाई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फ्लक्स आया क्या? नहीं आया सर, आया, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन इसको परपेंडिकुलरली पास करके नहीं गई, इसको छेद करके नहीं गई, बिल्कुल। इसका मतलब सर वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई। अब केवल और केवल बची कौन सी सर? जेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बाहर की तरफ। तो भैया मेरे को एक बात बता, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारे काम की है, वो कितनी दे रखी है सर? 10x के कैप। और ये कैसी है सर? नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब अपने को कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो भैया मैंने बोला वैसे ही लगा दे यार फिर से, क्या सर? एक्स पे जाके dx थिकनेस की एक स्ट्रिप पकड़ ले भाई, जाके एक्स थिक स्ट्रिप पकड़ ले से, बिल्कुल सर, एक्स पे जाके dx थिकनेस स्ट्रिप पकड़ ली। तो मैंने बोल दिया ये जो थिकनेस एक्स, बिल्कुल सर। मैं अगर तेरे से पूछूं एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो वो कितना होगा? तो तू बोलेगा सर एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप आप पूछ रहे हो, तो इसका मतलब छोटी सी स्ट्रिप का एरिया भी छोटा सा। तो अब सर ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है
सर लेंथ तो इसकी 4 है और जो ब्रेथ है वो कितनी है सर, ब्रेथ है इसकी dx, तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया 4 इंटू सर, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब सर dA वेक्टर। मैं अगर तेरे से पूछूं कि सर स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, अब इस स्ट्रिप में से छोटा सा फ्लक्स कितना जाएगा, तो तू क्या बोलेगा सर, छोटा सा फ्लक्स जानना चाह रहे हो तो डी फाई लिख दो। सर इस वाले स्ट्रिप के लिए, इस वाली स्ट्रिप के लिए तो इलेक्ट्रिक फॉर्म ही होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्स मान के चल रहा हूं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्स रख दूंगा, तो वो इस वाली स्ट्रिप के हर बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर विच इज 10x, और एरिया वेक्टर कितना 4 इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा सर के कैप डॉट के कैप विच इज बेसिकली 40 एक्स एक्स। ठीक है सर, ये हो जाए, बात आ रही है समझ में, ये हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा भाई तो मेरे को एक बात बता कि सर ये किसकी वजह से आया फ्लक्स, सर ये तो सिर्फ एक छोटी सी आया, लेकिन मुझे तो पूरे एरिया में से निकालना है, तो पूरे एरिया में से अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, बोलो यार, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये क्या आएगा सर x की अब सर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है x, तो इसका मतलब मेरे को x की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से भैया क्या हो जाए, मेरा पूरा एरिया कवर अप हो जाए। बता क्या मैं यहाँ से जो x की वैल्यू वो 0 से स्टार्ट करूँ क्या, नहीं सर, सर हमें एरिया से स्टार्ट कर दिया, और जब एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, एरिया स्टार्ट हो रहा है x बराबर 2 से, तो इसका मतलब सर मैं यहाँ पे जो लिमिट्स होगी वो कहां से लेके कहां तक रखूंगा, 2 से लेके सर यहाँ पे फाइनल एरिया कहां तक है सर 4 तक, तो इसका मतलब 4 ऐसे रखूंगा। तो इसका मतलब सर जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा सर 40/2, ये होगा सर एक्स स्क्वायर, ये अब 2 से लेके, बात आ रही है समझ में, यस सर। तो इसका मतलब सर अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 20 में लिमिट्स पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 विच बेसिकली 40 मीटर स्क्वायर अपॉन, ये तेरा क्या आएगा, इस एरिया में से क्या आएगा फ्लक्स। सबसे पहले ये दे कि एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है सर, एरिया यहां से x बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है x बराबर 4 पे। अब वहां पे देखिए इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन, ठीक है, तो ऐसे करना होता है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इस बार मैंने बोल दिया कि इस पर जो है वो मैंने बोल दिया 10 क्या मेरे को बता, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग वाई के हिसाब से चेंज होती है, क्यों, जैसे जैसे तू वाई चेंज करता जाएगा क्या वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अभी भी बाहर की तरफ है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब अगर मैं तेरे से ये पूछूं फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, फ्लक्स थ्रू, सर इस एरिया में से फ्लक्स कितना जाएगा, तो सर यहाँ पे सबसे पहली बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो डायरेक्टली मैं ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, मैं ये वाला फॉर्मूला जरूर लगा सकता हूँ, फाई बराबर क्रिएशन डॉट। अब सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई के हिसाब से बदल रही है, तो मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, सिंपली जब एक्स के हिसाब से बदल रही थी तो अपन ने एक्स पे जाके डीएक्स पकड़ा था, तो इस बार वाई के हिसाब से बदल रही है, तो वाई पे जाके डी वाई थिकनेस की एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़, वाई पे जाके डी वाई थिकनेस एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ लेंगे कुछ प्रकार से, यस सर, ये क्या थिकनेस हो भाई, ठीक है सर। मैं अगर तेरे से फिर से पूछूं एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो तू क्या बोलेगा सर, एरिया ऑफ दिस डी ए, बिल्कुल सर, एरिया ऑफ दिस,
ये तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया डी ए है और ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो भाई रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? सर इसकी जो लेंथ है वो है 10 और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है सर? डी वाई। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू वाई। बात आ रही है समझ? 10 इंटू डी वाई। मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि अब मेरे को बता, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर ऐसे ही निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ होगा, ओपन एरिया है। तो इसका मतलब सर अगर इसमें से मैं पूछूं स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, स्मॉल फ्लक्स स्ट्रिप, कि भैया इस स्ट्रिप में से छोटा सा फ्लक्स कितना जाएगा, तो तू क्या बोलेगा सर? डी फाई। अब सर इस वाली स्ट्रिप के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही हो जाएगी, क्यों? इस स्ट्रिप के हर बिंदु पर वाई की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब सर इस वाली स्ट्रिप के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो इसका मतलब सर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बेसिकली 20 वाई और ये एरिया कितना है सर? 10 इंटू डी वाई और ये के कैप डॉट के कैप विच इज बेसिकली 200 वाई ये होगा। लेकिन सर ये तो इस छोटी सी से आया है, मेरे को तो पूरा एरिया कवर अप करना है। सर इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी फाई और ये क्या हो जाएगा सर? 200 वाई डी वाई। बिल्कुल सर। अब सर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है y। तो इसका मतलब मैं y की वैल्यू कहां से लेके कहां तक ले लूं जिसकी वजह से क्या हो, मेरा पूरा का पूरा एरिया कवर अप हो जाए। तो क्या बोलेगा सर? y की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से और फाइनल कहां तक जा रही है? 4 तक। तो इसका मतलब सर y की लिमिट कहां से लेके कहां तक रखूंगा? 0 से लेके 4। तो ये क्या हो जाएगा सर? फाई बराबर 200 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 0 से लेके 4 विच इज बेसिकली 200 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा कितना भाई? 4 का स्क्वायर 6 जाएगा 8, तो ये जाएगा 1600। बात आ रही है समझ? ऐसे सवालों को करना। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते। अब अगर तेरे से ये सवाल हो गया तो भाई मेरे को ये सवाल बना के दिखा। मैंने बोल दिया, मैंने इस बार यहाँ पे एक क्यूबॉइड ले लिया। क्या ले लिया भाई? एक क्यूबॉइड। और जब मैंने एक ये क्यूबॉइड ले लिया तो मुझे जल्दी से ये बता दे कि इस क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस है वो मैंने एल बी एच दे रखी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैंने तेरे से पूछ लिया कि भैया फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूबॉइड, फाइंड फ्लक्स दिस क्यूबॉइड। भैया मेरे को इस वॉइड में से नेट फ्लक्स बता दो कितना होगा। तो कैसे बताएगा सर? और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे दे रखी है ई वेक्टर बराबर ई आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा, बात आ रही है समझ में? तो अब मेरे को बता सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है केवल और केवल एक्स में है। बिल्कुल सर। मेरे को एक बात बता, मैं भाई यहाँ पे कोई डब्बा भी नहीं है, डब्बा नहीं है, कैसे दिखाऊं यार, कैसे दिखाऊं? अब तो यार ऐसे ही समझ ले भाई। इस वाले के लिए बता मेरे को, इस वाले जो फ्रंट फ्रंट फेस है, क्या फ्रंट फेस के लिए ऐसा रखा हुआ है? तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है? क्या इसमें इस वाले फेस में इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी फ्लक्स आया गया? नहीं आया। वैसे ही जो इसका बैकवर्ड फेस है, पीछे वाला, ठीक है, वो ऐसे रखा हुआ है, तो क्या उसकी वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया गया? नहीं आया। अब वैसे ही मैं ऊपर वाले फेस की बात करूं, ऊपर वाला फेस ऐसा रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बोल। तो जब फेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो क्या इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस फेस से कोई फ्लक्स आया गया? नहीं आया। क्यों सर? फेस तो ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कट करके गई क्या? नहीं गई। वैसे ही ये नीचे वाला फेस अगर मैं देखूं तो ये नीचे वाला फेस ऐसा रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक ऐसे जा रही है, तो क्या कोई भी फ्लक्स गया क्या? नहीं गया। जो भी फ्लक्स जाएगा केवल और केवल इन दोनों की वजह, बिल्कुल सर, वजह से जाएगा। भाई मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं कि इस वाले फेस का, वाले फेस का, मैं अगर इस वाले फेस की बात करूं तो क्या इस वाले फेस के हर हिस्से पे देख, इस वाले फेस का जो एरिया है वो क्या होगा? वाले फेस का जो एरिया है वो क्या होगा? तू बोलेगा कि सर इस वाले फेस का जो एरिया है, इसकी डायमेंशन देख लो आप, ये जो लेंथ है इसकी b है और ये जो ब्रेथ है इसकी h है।
लेंथ जो इसकी है वो b है, बिल्कुल सर, और जो ब्रेथ है वो इसकी h है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर इस वाले एरिया का जो एरिया हो गया, वाले का जो एरिया हो गया वो कितना हो गया सर, एरिया हो गया b, इस वाले फेस का जो एरिया हो गया वो कितना हो गया सर, b इंटू एच। लेकिन सर अब हमने बताया था कि किसी भी क्लोज बॉडी के हर हिस्से का जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। लेकिन सर ये भी तो एक क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी है, तो इसका मतलब सर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की तरफ का जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मेरे को बता दे फाई थ्रू ए बी सी डी, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा, यस सर डायरेक्ट लगा सकते हो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी सर, ई नॉट आई कैप, और सर जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, बी एच माइनस आई कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ई नॉट बी एच और ये आई कैप डॉट माइनस आई कैप, ये है। तो ये क्या बन जाएगा सर, -1। ये क्या आ गया मेरे भाई, माइनस एच बन गया। ये किसकी वजह से सर, इस वाले फेस की वजह से जो फ्लक्स आया, ठीक है सर। अब मैं पूछूं कि भैया मेरे को ये वाला बता दे, ये वाला इस वाले फेस की वजह, इस हरे वाले फेस की वजह से फ्लक्स आएगा। तो तू बोलेगा कि सर सबसे पहले इस हरे वाले फेस का एरिया देख लो, क्या इसका जो एरिया है वो भी b इंटू एच ही होगा, बिल्कुल सर, क्यूबॉइड है, तो इसका मतलब ये तो b साफ साफ नजर आ रहा है और ये h साफ साफ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एरिया भी b इंटू एच ही होगा। बात आती है कि सर इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां पे लूंगा, तो भाई मेरी बात सुन, एरिया वेक्टर क्लोज बॉडी के लिए हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर हो जाएगा ये वाला। बात आ रही है समझ में, तो इसका मतलब सर एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ये क्या है भाई, एफ जी एच। तो सर ई एफ जी एच का एरिया कहां होगा और कितना होगा सर, वो होगा बी एच और ये प्लस आई कैप। बात आ रही है समझ में, तो इसका मतलब अगर मैं तेरे से पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे फाई थ्रू एफ जी एच, क्या बोलेगा सर, इलेक्ट्रिक फॉर्म है, डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नॉट आई कैप, डॉट में सर एरिया कितना है, बी एच आई कैप, ये क्या हो गया, ई नॉट बी एच और ये प्लस में आए, प्लस ई। बात आ रही है समझ में। मेरे को एक बात बता, क्या इस वाले फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो अंदर की तरफ रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसमें आ रही है, बोल। तो भैया जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले फेस के लिए आ रही है, तो इसके लिए हमने बोल दिया इसको फाई आने वाला, फाई आने वाला। अब कई लोग बोलते भी है कि सर जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे देख आने वाला जो फ्लक्स है वो नेगेटिव आ गया, आने वाला जो फ्लक्स है वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, फाई आने वाला। अब इस वाले फेस के लिए देख गया जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक लाइन है वो इसको छोड़ के जा रही है, छोड़ के जा रही है इसको, तो जब छोड़ के जा रही है तो बंदा पॉजिटिव हो जाता है, छोड़ के चली जाती है तो बंदा पॉजिटिव हो जाता है। सर आप तो पर्सनल हो गए भाई, पर्सनली एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब छोड़ के जाती है तो बंदा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो मेरी बात सुन, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो छोड़ के जा रही है, तो क्या इसमें से जो फ्लक्स है वो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया फाई जाने वाला, ये क्या हो गया, फाई जाने वाला। तो अब मैं अगर तेरे से ये पूछूं कि फाई नेट, फाई नेट थ्रू दिस, फाई नेट सरफेस या फिर दिस बॉडी, फाई नेट बॉडी। अब यहाँ पे कई सारे टीचर यार अपने हिसाब से करवाते हैं, वो ऐसा बोल देते हैं कि भैया फाई नेट थ्रू दिस बॉडी पूछा है, तो वो बोल देते हैं कि फाई जाने वाला माइनस फाई आने वाला। अब वो तो अपने में सही बताते हैं, लेकिन बच्चा इसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है कि सर हाँ ऐसा है, तो इसका मतलब फाई जाने वाला कितना हो गया सर, प्लस ई नॉट इंटू बी एच माइनस में, और फाई आने वाला कितना हो गया, माइनस ई नॉट इंटू बी एच। तो वो एक कर देता है यहाँ पे +2 वो ये कर देता है, और जैसे ही वो ये करता है भाई उसका जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है भैया गलत।
तो इसके लिए भैया सिंपल सा एक रूल बता रहा हूं, बस उस रूल को फॉलो कर ले कि जब भी कभी तेरे को फाइंड नेट थ्रू बॉडी लिखना हो, फाइंड नेट थ्रू, ठीक है, तो तू क्या करेगा, सीधा सा एक ही कर, दोनों का मॉड माइनस कर, आई जाने वाले का मॉड माइनस आई आने वाले का मॉड, यानी कि बस उनकी वैल्यू को माइनस कर, प्लस माइनस भूल जा के वैल्यूज को माइनस कर दे। और जब तू इन दोनों की वैल्यूज को माइनस कर देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों में से तेरे को क्या मिल जाएगा, पूरी बॉडी में से फ्लक्स मिल जाएगा, नेट फ्लक्स। तो अब तू देख, जब तू इन दोनों की वैल्यू को घटाएगा, ई नॉट इंटू बी एच माइनस में जब तू उसकी वैल्यू लेगा वो क्या आएगी, ई एच, तो क्या नेट फ्लक्स आ गया, नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी कभी अगर, और यहाँ पे देख क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया यहाँ से एक बढ़िया सा मतलब रिजल्ट निकल के आता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फॉर्म हो तो किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो इसका मतलब, अगर किसी क्लोज्ड बॉडी को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसका मतलब होगा कि उसमें से जो नेट फ्लक्स जाएगा, किसी भी क्लोज्ड बॉडी को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो इसका मतलब उसमें से जो नेट फ्लक्स जाएगा उस बॉडी में से वो क्या होगा। तो अब सर इसी पे आगे है, फिर आज का सेशन एक बार यहीं पे समाप्त करते हैं भैया, टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। आगे वाले लेक्चर में अपन गॉस लॉ पे चर्चा करेंगे और थोड़े से और क्वेश्चन पे वो भी कर लेंगे, ठीक है। मैं अगर तेरे से यहाँ पे पूछूं, मैंने यहाँ पे रख दिया एक गोला, क्लोज क्लोज सरफेस है, मैंने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया लाइक दिस है, ठीक है। तो अगर मैं तेरे से पूछूं अब इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा, तो तू बोलेगा कि सर क्लोज बॉडी है और आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसका मतलब सर जो फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा, नेट फ्लक्स कितना होगा इस बॉडी में से, जीरो। वहीं अगर मैं तेरे को ऐसा बोल दूं यहाँ पे कोन रख दे, कोन को उसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या क्लोज बॉडी है, तो अगर क्लोज बॉडी है तो इसका मतलब सर इस पास करेगा नेट फ्लक्स, बोलो यार। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि ये तेरे को क्यूब दे दे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट में रख दे, तो इसका मतलब सर इसमें से भी फ्लक्स क्या पास करेगा, नेट फ्लक्स तो पास करेगा, इसमें से भी नेट फ्लक्स क्या पास करेगा, जीरो पास करेगा। इतना ही क्यों भाई, इतना ही क्यों, वो तेरे को कल को कोई रैंडम शेप्ड बॉडी दे दे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, वो तुझे कल को कोई रैंडम शेप्ड बॉडी दे दे कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, और उसने तेरे को बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ, और यहाँ पे उसने बोल दिया कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है ऐसे, चल इसको भी छोड़, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दे दी, ठीक है। तो मेरे को बता, क्या यहाँ पर और ऐसे आ रही है, सबसे पहली बात भाई मैंने यहाँ पे ये इमेजिनरी बॉडी मानी है, कुछ इमेजिनरी सरफेस माना है, ठीक है। मेरे को एक बात बता, मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर घुसी, क्या उतनी ही इससे बाहर निकल गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर क्या उतनी ही तो इससे बाहर निकल गई, बिल्कुल सर। तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर रही क्या, तो इसका मतलब जितना फ्लक्स आया होगा क्या उतना ही फ्लक्स चला गया होगा, मेरे को, मैंने अगर बोल दिया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्लोज बॉडी को रख दिया, तो क्या इसमें से भी फ्लक्स कितना जाएगा, भी सर फ्लक्स जाएगा, नेट फ्लक्स जाएगा। बात आ रही है समझे, तो आज का बस इतना ही है कि अगर कोई भी क्लोज बॉडी को तू अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देगा तो उसमें से जो नेट फ्लक्स जाएगा वो कितना, बात आ रही है समझ में। तो भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो यार, ठीक है। आज का थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट बढ़ गया यार, ठीक है, नहीं तो बहुत मजा आ रहा था। आज ही गॉस लॉ स्टार्ट कर देते, चलो कोई बात नहीं, गॉस लॉ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। तो भैया आपसे ये कहूंगा कि इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उस पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा टेलीग्राम लिंक पे और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स की बात आ रही है समझ में। और भैया मस्ती से पढ़ाई करते रहो, फिर से यही कहूंगा कि जो पढ़ने का वादा किया उसको ताकि मत करना, क्योंकि एनटीए की दी हुई जो नेगेटिव मार्किंग है बड़ी कसाईनुमा होगी तेरे लिए, ठीक है। तो भैया टिल देन टाटा बाय बाय, अब
से पढ़ाई करते रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहो। और हाँ, फिजिक्स के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे चाहे क्लास 11th की हो, क्लास 12th की हो, चाहे जेई की हो, चाहे नीट की हो, वो पूरी की पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, और साथ साथ में आपको लाइफ लेसन्स भी दिए जाएंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री बालाजी, और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है।